ओके, सो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं बेटा। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास अगला इक्विलिब्रियम आएगा। पहला हमने पढ़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम में, कौन सा पढ़ा हमने? सॉलिड लिक्विड। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा? हमारा इसका मतलब है कि वाटर हमने लिया, और वाटर जो लिया था वो लिक्विड लिया था, एंड इट इज चेंजिंग इनटू वाटर विच इज वेपर्स, विच आर वेपर्स। ठीक, वाटर्स विच आर वेपर्स। So water liquid is changing into water which is vapors, and vapors are changing into liquid. So liquid is changing into vapors and vapors are changing into liquid. Yani rate of evaporation is equal to rate of condensation. Rate of evaporation is equal to rate of कंडेंसेशन। जिस रेट से इवेपोरेशन हो रही है उसी रेट से क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रही है। ठीक, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को देखो, वाटर वाटर ही रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं है। सो दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम और नॉट? सो दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, सो दैट लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। पर बात वही है, क्यों पढ़ूं? व्हाई शुड आई? इसको पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखो बेटे, एक बात बताओ ओजस्वी जी, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, और प्रेशर? यस बेटा, आपसे पूछ, वेपर प्रेशर नहीं, वो पीछे वेपर प्रेशर। सर पूछने का नहीं, सिर्फ पढ़ाने का, काम करने का। ठीक, पूछने का बिल्कुल नहीं। वंश ने लिखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बिल्कुल सही बेटा। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स on pressure exerted by vapors on the surface of liquid at equilibrium। यानी ये एक वेसल है और इस वेसल में पानी है। चला लेना थोड़ा ऑरेंज पानी। ठीक, ऑब्वियसली इस पानी की क्या हो रही है? इवेपोरेशन हो रही है। ये इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होगा तो कंडेंस भी होगा, जो ऊपर गया नीचे तो आएगा ही। तो भैया ये कंडेंस भी होगा। एक समय ऐसा आएगा जब rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. This equilibrium is achieved. When this equilibrium is achieved, what happens? क्या यहां का प्रेशर चेंज होगा? जब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जितने इवेपोरेट होंगे उतने कंडेंस हो जाएंगे। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे? जब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे तो क्या यहां का प्रेशर चेंज होगा? सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ना। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ही देखा जाता है। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम होगा तभी वेपर प्रेशर होगा, उससे पहले इसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। कौन से वाला इक्विलिब्रियम? व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस तरह का इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम मेरे को ना पता होता तो क्या मेरे को वेपर प्रेशर पता होता? और सर वेपर प्रेशर पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? बेटा अगर वेपर प्रेशर नहीं पता होता तो क्या किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इजंट इट? तो अगर तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर ही नहीं पता है तो क्या बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकोगे? और अगर बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं निकाल पाए तो हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आएंगी यार, है ना भाई? खाना ही नहीं बनेगा पहली बात, है ना? बनाने लगेंगे दाल, उसकी कड़ी बन जाएगी।
सारी दाल के दाने घुल जाएंगे, है ना भाई। बनाना चाहेंगे सांभर, लेकिन दाने वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं पता। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता होगा तब तक कैसे यूज करेंगे इन सब चीजों को हम? समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब इट इज नेसेसरी टू गेज द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इज नेसेसरी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर ये नहीं पता, ये इक्विलिब्रियम नहीं पता, तो वेपर प्रेशर नहीं पता, वेपर प्रेशर नहीं पता तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, फिर पता क्या है? समझ लिए? तो ये इसका यूज है, इसका ये यूज हो गया। ये हो गया लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब अगला इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अगला है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना बेटा। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, आपने एक गिलास में पानी ले लिया, पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गई। आपने दूसरी चम्मच चीनी डाली, घुल गई। आपने तीसरा डाला, वो भी घुल गई। आप मान ही नहीं रहे, डाली जा रहे डाली जा रहे डाली जा रहे। एक समय ऐसा आएगा, नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। आएगा कि नहीं? एक ऐसा टाइम आएगा, नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व। इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब नो मोर शुगर कैन बी या नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सैचुरेटेड जब हो गई, हम बोले नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट कि नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व? नो, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ करें वो होना, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते सर हम बहुत पढ़ते हैं हमारे नंबर नहीं आते, है ना। बेटा ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे दुनिया में कोई बाल्टी बनी नहीं जिसमें पानी डालते रहो और वो भरे ना, बशर्ते उसमें छेद ना हो। यस, जस्ट यू हैव टू लोकेट दैट होल। वो लूप होल आपको लोकेट करना है। क्या आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे? जब आप मेहनत कर रहे हैं तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? देयर इज समथिंग लैकिंग ना, वो लूप होल ढूंढना है, ठीक। अदरवाइज रिएक्शन कभी रुका नहीं करते, रिएक्शन होते रहते हैं। और प्रॉब्लम सारी क्या होती है कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि सैचुरेशन पे आ गए, नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, दिस इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा कि जब हम शुगर डालते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें लगेगा नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो शुगर हम डाल रहे हैं वो डिजॉल्व हो रही है, और जो ऑलरेडी पड़ी हुई है वो प्रेसिपिटेट हो रही है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन लिख लो चाहे क्रिस्टलाइजेशन लिख लो, कि जिस रेट से हमारा सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है उसी रेट से प्रेसिपिटेट हो रहा है, पर हमें लग रहा है कि हम कुछ डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना डिसॉल्व कर रहे हैं उतना बाहर आ रहा है ना। जैसे कि इसको अपन प्रूव करते कि सच में रिएक्शन नहीं रुकता है, ठीक। इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को पढ़ने का फायदा ये है कि इससे हमें यह भी समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम पे एक्चुअली रिएक्शन रुकते नहीं है, रिएक्शन होते हैं, बट सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है। हमने क्या किया, वी टुक अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर वी टुक ब्लू पानी, ठीक है जी, हमने इसमें वाटर ले लिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ शुगर ऐड करनी शुरू की। नॉर्मल शुगर हमने डाली। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है सर? केमिस्ट हो तो इसका क्या मतलब हर चीज का फार्मूला ही पूछते रहोगे? है, शुगर शुगर होती है भाई, C12H22O11। इस शुगर को मैंने इसमें डाला, घुलती गई घुलती गई घुलती गई। एक समय ऐसा आया कि यहां पे मुझे कुछ शुगर क्रिस्टल दिखने शुरू हो गए। बेटा यहां से पता चल जाता है कि नाउ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर दिस पॉइंट। तो एक क्वेश्चन एज इट इज बन के आ गया बेटा कि हाउ कैन वी गेज द सैचुरेटेड स्टेट?
सो जब आपके पास अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट दिखना शुरू हो जाए तो स्टेट इज सैचुरेटेड। तो यहां पे हमारे पास अनडिजॉल्व्ड शुगर दिखनी शुरू हुई, स्टेट सैचुरेटेड हो गई। हमने बोला सैचुरेटेड स्टेट किसको बोलते हैं, कहा कि सैचुरेटेड स्टेट होती है when no more substance is dissolved, no more substance is dissolved। और ये कहना हमारा वैसे ही गलत है, हम इसको ऐसे ना बोल के ऐसा बोलेंगे कि इट कंटेन्स मैक्सिमम सॉल्यूट इट कैन होल्ड, इट contains maximum solute that it can hold। it contains maximum solute that it can hold। जितना इसके अंदर हो सकता है मैक्सिमम सॉल्यूट उतना डाल दिया गया। अब ऐसे पॉइंट पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक रेडियो एक्टिव शुगर ले ली बेटा। क्या ले ली? रेडियो एक्टिव शुगर। अब रेडियो एक्टिव शुगर मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव शुगर? देखो बेटे, यहां पे जो कार्बन मैंने यूज किया वो कार्बन 12 वाला था, जिसका एटॉमिक मास 12 था, नॉर्मल कार्बन। अब रेडियो एक्टिव में शुगर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, C12H22O11, बट अब की बार ये जो कार्बन है वो कार्बन 14 मैंने ले लिया। मान लो नंबर 14 नहीं, उसका एटॉमिक मास 14, दैट इज हैवियर आइसोटोप। ठीक, वो रेडियो एक्टिव होता है, तो शुगर विल टर्न इनटू रेडियो एक्टिव वन। समझ में आई? या फिर हम और तरीके से भी इसको रेडियो एक्टिव कर सकते हैं, जैसे शुगर को हम क्रिस्टल व्हाइट करने के लिए उसके ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड का जेट मारते हैं। अगर आप नेचुरल शुगर कभी लो ना तो ब्राउन से कलर की होगी। ठीक, अगर उसको आप बिल्कुल व्हाइट करना चाहते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड से उसको ब्लीच किया जाता है, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर लेकर के उससे हम कर सकते हैं। ठीक, उससे भी रेडियो एक्टिव शुगर बन जाएगी, व्हाटएवर। अब हमने रेडियो एक्टिव शुगर डालनी यहां पे शुरू कर दी। मान लो अगर ये स्टेटमेंट सही होती कि नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, तो यहां जो शुगर इकट्ठी होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी? जो हम डाल रहे हैं, हम कौन सी डाल रहे हैं? रेडियो एक्टिव। तो यहां इकट्ठी कौन सी होनी चाहिए थी? रेडियो एक्टिव। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था? नॉन रेडियो एक्टिव। पर हम पाते क्या है कि यहां पे जो इकट्ठी होती जाती है वो नॉर्मल शुगर होती है, वो नॉर्मल शुगर होती है, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो ग्रेजुअली रेडियो एक्टिव बनता रहता है, वो रेडियो एक्टिव बनता रहता है। इसका मतलब जो शुगर हम डाल रहे हैं वो तो डिसॉल्व हो रही है, तभी तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है? रेडियो एक्टिव। और जो पहले से पड़ी हुई थी, जो नॉन रेडियो एक्टिव थी, क्योंकि हमने सैचुरेट किससे किया था? नॉन रेडियो एक्टिव से, तो जो पहले से पड़ी हुई थी वो बाहर निकल रही है, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट और नॉट? क्लियर? तो यहां से ये प्रूव हो गया कि रिएक्शन जो होता है ना हमारा, ठीक, वो रुकता नहीं है इक्विलिब्रियम पे। सिर्फ ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो इक्वल हो जाती, रिएक्शन नहीं रुकता है, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट इक्वल हो जाने से हमें लगता है रिएक्शन रुक गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, पर इसको फिर भी क्यों पढ़ूं? प्रॉब्लम तो सारी ये, हम पढ़े क्यों? देखो बेटा, एक चीज होती है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट या सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent to form a saturated solution। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालें? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड
सॉल्यूशन, ठीक, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो सॉल्युबिलिटी हमें जाननी जरूरी है कि कोई चीज कितना ज्यादा सॉल्युबल है, कोई चीज कितनी कम सॉल्युबल है, ये जानना जरूरी है। उससे ही हम क्रिस्टल बना सकेंगे फ्यूचर में, है ना बेटा? क्रिस्टल तो तभी बन सकते हैं अगर हमें सॉल्युबिलिटी का ज्ञान हो, और सॉल्युबिलिटी का ज्ञान इसी इक्विलिब्रियम से मिलता है। तो ये इक्विलिब्रियम हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस बताता है। क्लियर हो गया कि नहीं? और मोर ओवर यहां से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, यानी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलते हैं, बट हमें अपेयर होता है कि रुक गया है, ठीक, पर रिएक्शन चल रहे होते हैं, सिर्फ दो अपोजिंग प्रोसेसेस का रेट सेम हो जाता है। सो दिस प्रूव्स इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर? नाउ चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जो भी पढ़ाया एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक जो भी पढ़ाया कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं कभी किसी ने, ठीक। अब ये पहली चीज है जिसको पढ़ने में कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन पता चलेगा। ये है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, पेप्सी सभी ने पी होगी, है ना? अब आपने पेप्सी की बोतल खोली और खोल करके एक गिलास में पेप्सी डाली, उससे फिज उठ रही है, उठ रही है कि नहीं उठ रही है? थोड़ी देर बाद हमें लगता है फिज खत्म हो गई, पर फिर भी ध्यान से देखते तो एक एक बबल उठ रहा होता है, किसी साइड से एक सा बबल ऐसे गया। मोहरा कहती हैं कि पेप्सी मिलती एक एक बबल वाली है, ठीक, कंप्लेंट पेप्सी तक पहुंचानी होगी। एनी हाउ थम्स अप ले ले बेटा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब आप थोड़ी देर में देखोगे कि बबल्स एक एक ही उठ रहा होगा। उसका मतलब क्या कि अब गैस जो इवॉल्व पहले हो रही थी, क्या वो बंद हो गई? बेटे वहां पे फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। क्या हो गया कि रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिस रेट से गैस इवॉल्व हो रही है इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, उसी रेट से गैस डिसॉल्व हो रही है। जिस रेट से गैस इवॉल्व हो रही है उसी रेट से गैस डिसॉल्व हो रही है। तो भैया वो एक बबल उठता हुआ हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि उतनी गैस डिसॉल्व हो रही है उतनी बाहर निकल रही होगी। समझ में आई मेरी बात? तो इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश हुआ? when rate of dissolution of gas is equal to rate of evolution of gas. What is so important in this? बेटा इसमें इस पर्टिकुलर में सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि हेनरी लॉ की जो आपके ऊपर वर्केबिलिटी है ना बेटा, वो तो प्लस टू में करवाएंगे। प्लस टू में एक टॉपिक है सॉल्यूशंस करके, वहां पे हेनरी लॉ का विराट रूप आता है, ठीक। यहां हम हेनरी लॉ को चिद्दू सा रूप देख करके दिखाएंगे, ज्यादा मुश्किल वाला नहीं, आसान वाला, जो कि आपको समझ में आ जाए। हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा? हेनरी लॉ कहता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड is directly proportional mass of gas dissolved is directly proportional to pressure of gas above the solution के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगा दोगे गैस का, उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। बेटा आजकल बहुतों के घर में सोडा मेकर पाया जाता है। सोडा मेकर लोग रखते हैं आजकल घर पे। सोडा मेकर में क्या होता है, हम पानी डाल देते हैं और उसमें एक सिलेंडर होता है जिससे गैस निकलती है, हम उसको दबाते हैं, गैस बहुत प्रेशर से निकलती है। तो जब प्रेशर ऑफ गैस हाई होता है तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व ज्यादा हो जाता है, तो वो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है इन वाटर, जिससे वाटर चेंज हो जाता है सोडा वाटर में।
उसमें गैस होती है, तो जब उसको बाहर निकालते हैं बुलबुले उठने शुरू। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे गैस का अबव द सॉल्यूशन, उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। क्लियर हो गया? हालांकि +2 में अभी तो इसको बोल रहे हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। ठीक, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना उसका मास डिसॉल्व ज्यादा हो जाएगा, यानी मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज K into P of gas, where K is called as Henry's law constant. Henry's law constant या Henry's constant। +2 में इसी को तुम पढ़ोगे इस तरह से कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। +2 में इसको ऐसे भी पढ़ोगे, पर वो +2 में पढ़ोगे। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। ठीक, और इस पे क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में भाई। क्वेश्चन क्या आ गया? व्हाई सोडा वाटर बॉटल फिजेस आउट व्हेन इट इज ओपन? व्हाई सोडा वाटर fizzes out when opened। सोडा वाटर को खोलो, ठीक, ढक्कन खोलो, एकदम से फिज होती कि नहीं, है ना? पेप्सी एक ही बुलबुला कंटेन करती, पर जैसे खोलोगे ना तो आवाज आती ना, एकदम से खोल दो एकदम बाहर आएगी, है ना भाई? तो बेटा वो सोडा वाटर बॉटल फिज आउट क्यों होती है व्हेन इट इज ओपन? ठीक, देखो सिंपल बात, हम क्या करते हैं, सोडा वाटर, ये मान लो बॉटल है, मैंने कहा ड्राइंग पे ध्यान नहीं देने का, मैं मॉडर्न आर्ट ही बनाता होता हूं। ठीक है जी, बॉटल है, खंबा नहीं है। अभी क्या है, इसके अंदर हमने सोडा वाटर रखा है, यहाँ पेप्सी रखी हुई है। हम क्या करते हैं, इस सोडा वाटर बॉटल को पैक करते हैं अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। तो जब गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, एक बात बताओ यार, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई प्रेशर पे इसमें डाली, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई, और हमने ढक्कन बंद कर दिया। प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा था, मास ऑफ गैस डिसॉल्व ज्यादा हो गया, ढक्कन बंद कर दिया। अब आपने ढक्कन खोला, प्रेशर ड्रॉप्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम है ना भाई, प्रेशर गिरेगा। व्हेन प्रेशर इज लेस, सो मास डिसॉल्व मस्ट आल्सो बी लेस। तो जो एक्स्ट्रा मास डिसॉल्व होगा एट दैट प्रेशर, दैट कम्स आउट एज फिज, वो एक्स्ट्रा मास बाहर आएगा। समझ में आई? तो अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाई सोडा वाटर बॉटल फिजेस आउट व्हेन इट इज ओपन, तो क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे सोडा वाटर बॉटल हम पैक करते हैं एट अ वेरी हाई प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, whenever that bottle is opened, pressure decreases. If pressure decreases according to Henry's law, the mass of gas dissolved should also decrease. So जो extra mass dissolved will come out as fizz. Got it or not? Now I have 4 questions for you, and I want the answer of these 4 questions till your +2, है ना? कहीं मर्जी पढ़ो, पर इस क्वेश्चन का आंसर भेज देना। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक मैंने आपसे पूछा कि भाई सोडा वाटर किस गैस से बनाते हैं? आपने सभी ने जोर से चीख के बोला कार्बन डाइऑक्साइड। यार कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीजन यूज कर लेते तो, नाइट्रोजन यूज कर लेते तो। सर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। भैया हम कोई और गैस ले लें जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो पर हार्मफुल ना हो, जैसे कोई नोबल गैस ले ले,
हाँ जी, जीनोन ले ले, जीनोन सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, नोबल गैस है, रिएक्ट करनी नहीं, हमारी सेहत को कोई खतरा नहीं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, या कोई और गैस क्यों नहीं? वाई ओनली कार्बन डाइऑक्साइड? इतनी पसंद क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि हमारे लिए खतरनाक है? देन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन इरिटेड वाटर? बेटा मैंने आपको बोला कि जब सर क्वेश्चन देते ना, एट वंस तो आंसर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ही गलत होगा, ठीक? क्योंकि ये बहुत थॉट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ऐसे चलता फिरता क्वेश्चन मैं कभी नहीं पूछता बेटा, ठीक? पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एरिएट आवर ड्रिंक्स, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, आज घर जाते हो लिम्का की एक बोतल ले जाना, ठीक? लिम्का नहीं ले जाना, कोई भी ले जाना, एरिएटेड वाली, है ना? तो आपने लिम्का की बोतल ले जाना, उसको खोल देना, फिज खत्म हो जाएगी, एक चुटकी नमक डालना, दोबारा से फिज आएगी, है ना? फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर एक चुटकी नमक डाल देना, फिर दोबारा फिज आएगी। यार नमक डालने से फिज का क्या रिलेशनशिप है? वाई नमक डालने से फिज बढ़ती है? वाई बाय एडिंग सॉल्ट फिज इंक्रीजेस? ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सॉल्ट डालने से ऐसा क्या होता है कि फिज इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अक्सर कभी टीवी में देखा होगा, बंदे ने कप जीता, शैंपेन की बोतल खोली, है ना, एकदम से फिज आई, अब उसने उसको हिलाया और ज्यादा फिज आई। यार हिलाने से ऐसा क्या होता है कि फिज बढ़ जाती है? वाई बाय हिलाना फिज इंक्रीजेस, है भाई? इस हिलाने से क्या होता है कि फिज इंक्रीज कर जाती है, ठीक है जी? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि बॉटल को हिलाने से फिज बढ़ती क्यों है। चौथा क्वेश्चन, यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत वायरल रहता है, ठीक? आपने भी कभी देखा होगा कि कोक की बोतल ली, मेंटोस डाली और बोतल फट गई। वाई? ठीक, फट भी सकती है, कई बार नहीं भी फटती, कई बार फट भी जाती है, ठीक? नो, वाई मेंटोस में ऐसा क्या था कि जब उसको डाला तो बोतल फट गई कोक की? ऐसा क्या हुआ? तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ठीक? ऑलमोस्ट 2-3 महीने हैं, ठीक? आराम से एक एक क्वेश्चन एक एक महीने में सॉल्व करना, ठीक? पहला क्वेश्चन क्या कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू एरिएट आवर ड्रिंक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई विद नमक फिज इंक्रीजेस और व्हाई विद सॉल्ट फिज इंक्रीजेस। नंबर 3, व्हाई हिलाने से फिज इंक्रीजेस, ठीक? आती अंग्रेजी मेरे को, स्टेयर करने से फिज इंक्रीज क्यों होती है, ठीक? बाय शेकिंग क्यों फिज आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपकी नहीं मतलब बॉटल की फिज इंक्रीज हो जाती है, ऐसा क्यों? और मेंटोस डालने से ऐसा क्या चेंज आता है कि बॉटल फट भी जाती है? क्लियर जी? 4 क्वेश्चन 4 महीने, कोई बात नहीं, ठीक? तो उम्मीद करता हूं आपको हेनरी लॉ अभी तक के लिए तो समझ में आया, ठीक? लेकिन हेनरी लॉ पे पूरा 1 घंटे का लेक्चर है बेटा, 1-1.5 घंटा लगता है इसको। तो +2 में इसका विराट रूप आप देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी तो हमारे पास इसके न्यूमेरिकल भी कुछ नहीं चिंदू से होंगे। भैया आपको वेट दे दिया, ठीक है, आपको प्रेशर निकालना, प्रेशर दे दिया, वेट निकालना, के दे रखा है, तो ये छोटा मोटा काम है यार, ये तो कर ही लोगे ना। तो इस पे अभी कोई ज्यादा वर्किंग अपन नहीं कर रहे हैं, है ना? इट इज पोस्टपोन टू दैट ऑफ +2। तो बेटे आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम में 4 फिजिकल इक्विलिब्रियम करवाए गए। पहला कौन सा था? सॉलिड लिक्विड। दूसरा कौन सा था? लिक्विड गैस। तीसरा कौन था? सॉलिड सॉल्यूशन। चौथा कौन था? गैस सॉल्यूशन। इन चारों को पढ़ना क्यों है, जरूरत क्या है ये भी बताई, इससे सीखने को क्या मिलता है वो भी बताया, और पढ़ भी लिया। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, उसमें केमिकल चेंज होते पहले बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटे जी बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। बहुत सारी चीजें लोग आलतू फालतू पढ़ाते हैं, ठीक, जिसका पता भी नहीं होता उनको हो कह रहा है। एनी हाउ, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नाउ what does this means? Equilibrium is dynamic in nature. इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक मतलब सारे बताते हैं, एक अश्विनी सर बताते हैं, ठीक। पहला मतलब तो इसका ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर का मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप्स। रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन होता रहता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, बराबर। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। It appears that reaction has stopped, but it actually does not stop. It is rate of forward is equal to rate of backward, so it appears to be stopped. Clear? एक तो ये हो गया डायनेमिसिटी का मतलब, और इसको हम बियॉन्ड डाउट प्रूव कर चुके हैं अपने सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे कि रिएक्शन का स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन सिर्फ क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिएक्शन रेट सेम हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी खास बात, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम को अगर हम डिस्टर्ब करें, इट कैन रीगेन इटसेल्फ एट एनी अदर पॉइंट, है ना। वो बंदा ना रस्सी पे चल रहा था, उसने एक जगह पे जाके इक्विलिब्रियम बनाया, है ना, और तुमने इसको दूर से यूं किया, है ना, थोड़ा सा यूं किया। अब अगर वो, कईयों को बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है, कईयों को नहीं होती है भाई, कईयों को यूं भी कर दो कुछ नहीं होता है, लेकिन कईयों को दूर से ही करो ना तो बहुत कुछ होता है। तो कहने को अगर वो ऐसा हुआ तो इक्विलिब्रियम खराब तो हो जाएगा, लेकिन वो उसको रीगेन कर लेगा भाई, एक आधा कदम आगे पीछे लेके रीगेन कर लेगा। ये एक रॉ एग्जांपल था, बट अदरवाइज भी हम डायनामिसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करके एक नई पोजीशन पे दोबारा आ सकता है। इफ एनी चेंज इज डन एट इक्विलिब्रियम, इट कैन शिफ्ट इटसेल्फ इनटू अ न्यू पोजीशन, बट इट कैन बी रीगेन्ड। सो दिस इज डायनेमिसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों कुछ क्लियर हो रहा है? आवाज भी आ रही है मेरी कि नहीं? ओके। दूसरी बात एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर की जहां तक बात करें ना, पहले इसी को थोड़ा सा एक क्वेश्चन के वाइज भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर का मतलब मैंने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इस पे ना एक क्वेश्चन आ गया पेपर में। क्वेश्चन क्या आया, ध्यान से देखिएगा। बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, इन विच ऑफ द following graph equilibrium is achieved after time t, हमें कुछ ग्राफ दिए हैं और बोला किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम आफ्टर टाइम टी आया है। ठीक, याद रखना इक्विलिब्रियम कब आएगा, ठीक है ना। चलिए, ए पहला ग्राफ, ये ग्राफ रेट को वाई एक्सिस पे लेता है और टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहा है। ठीक, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है, यानी विद टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट कम हो रही है, विद टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बढ़ रही है। एंड से दिस इज टाइम टी, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज टाइम टी। ओके, ये ग्राफ ए है। ग्राफ बी में अगेन यहां रेट है
और यहां टाइम है, ठीक है, और हमारे पास ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये टाइम टी है, दिस इज टाइम टी। क्लियर? सी ग्राफ, सी ग्राफ हमें बोल दिया गया ठीक है जी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, ठीक है जी, और ये टाइम टी है, दिस इज टाइम टी। यार एक और ग्राफ, ग्राफ नंबर डी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, एंड दिस इज टाइम टी। अब हमसे पूछा है किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर टाइम टी? यस, कैन यू गेस? टी, एनी अदर? देखो बेटे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो हम ये पाएंगे टाइम टी है, टाइम टी के बाद हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो रही है। पर बेटे अगर इक्विलिब्रियम होता तो रेट फर्दर चेंज होती नहीं, अगर रेट फर्दर भी चेंज होती जा रही है तो मतलब इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में देयर इज नो इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड होना वो तो ठीक है, बराबर होनी चाहिए, पर जो बराबर हो जाएगी उसका चेंज थोड़ी भी होगी, तब तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तब फर्दर रेट तो चेंज होती नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर है, सेम हो जानी चाहिए। सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम। अगर रेट फर्दर चेंज हो रहा है ना तो इक्विलिब्रियम नहीं है। यहां पे टाइम टी ये है भाई, यहां पे रेट इससे पहले ही बराबर हो गई और कांस्टेंट भी हो गई, तो यहां इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर टी। यहां पे इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिफोर टी, टी से पहले इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। क्लियर? यहां आ जाओ, दिस इज टाइम टी। अब इस टाइम टी के बाद रेट तो कांस्टेंट हो गई बट इक्वल थोड़ी है। यहां पे इक्वल हुई थी और उसका बढ़ी क्यों? अगर इक्विलिब्रियम होता तो उसका बढ़ती तो नहीं, बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। तो यहां पे भी नो इक्विलिब्रियम। रही बात दिस इज टी, ठीक, एंड आफ्टर दिस the rate becomes same and as well as becomes constant. So this is our answer, that here rate is same. rate same होना ही क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद दोनों रेट्स कांस्टेंट होना भी क्राइटेरिया है। समझ में आई बेटे बात? क्लियर हो गया? आज इतना ही करवाऊंगा, ठीक, रुक जाओ, अभी बात करनी है आपसे। भाई जाना नहीं कोई भी बच्चा।